हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के दौरान हम एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट की एक कोर्स टाइटल पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट की एक टॉपिक इंसेक्ट पेस्ट ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑयल सीड क्रॉप्स यानी कि जो तिलहन फसलें होती हैं, है ना, जिनमें से तेल निकाला जाता है, तो उनके ऊपर कौन कौन से वेरियस इंसेक्ट लगते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले मैं पॉलीफिकस इंसेक्ट पेस्ट और साथ में राइस, सॉर्गम और मेज और साथ में शुगर केन और पल्सेस के ऊपर जो इंसेक्ट लगते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो के दौरान हम जिन ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे तो उनको एक चार्ट के रूप में आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम मस्टर्ड की जो क्रॉप होती है तो उनके ऊपर 3 अलग अलग कौन से इंसेक्ट लगते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे मस्टर्ड एफिड के बारे में, उसके बाद में हम डिटेल्स में जानेंगे मस्टर्ड सॉफ्लाई के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे कि पेंटेड बग्स जो होते हैं उनके बारे में। उसके बाद हम कैस्टर क्रॉप के अंदर सेमी लूपर्स और साथ में कैप्सूल बोरर्स, इनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में 3 अलग अलग क्रॉप्स जो कि हैं टिल, लीफ एंड पॉड कैटरपिलर, यानी कि सीसम की जो क्रॉप होती है, तिल जो जिसे हम कहते हैं तिल की जो फसल है उसके ऊपर जो इंसेक्ट लगता है, जिसे हम कहते हैं तिल, लीफ एंड पॉड कैटरपिलर, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सोयाबीन ग्रिडल बीटल के बारे में बात करेंगे और एट लास्ट हम बात करेंगे ग्राउंडनट एफिड के बारे में। तो इन सब के साइंटिफिक नेम, ऑर्डर और फैमिली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अगर लर्न करने हो तो उसे समराइज फॉर्म में आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले इंसेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है मस्टर्ड एफिड्स। एफिड्स आप जानते होंगे कि ये सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट होते हैं जो कि सैप को सक करते हैं, है ना। तो ये यहाँ जो मस्टर्ड एफिड है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो है लेपाफिस एरिजिमी। लेपाफिस एरिजिमी जो है इसका हम देखेंगे कि जो ऑर्डर है वो है हेमिप्टेरा और फैमिली जो है वो है एफिडिडी। एफिड्स के ऑर्डर और फैमिली आप देखेंगे मोस्टली यही याद करेंगे आपकी, इनके अंदर हेमिप्टेरा होता है, ऑर्डर और फैमिली जो है वो एफिडिडी ही होती है। लास्ट में जो हम ग्राउंडनट एफिड के बारे में बात करेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे इनका ऑर्डर हेमिप्टेरा और फैमिली एफिडिडी ही है। लाइफ साइकिल जो है इसका वो थोड़ा सा अलग है और इम्पॉर्टेंट है। क्यों देखिए कि यहाँ लाइफ साइकिल के अंदर यूँ तो आप जानते हैं कि हेमिप्टेरन्स के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है, यानी कि लाइफ के अंदर 3 मेन स्टेजेस होती हैं जो कि होती हैं एग, निम्फ और एडल्ट्स। लेकिन यहाँ मस्टर्ड एफिड का लाइफ साइकिल स्पेशल या इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे कि जो प्लेनर रीजन्स होते हैं, मैदानी इलाके जो होते हैं, वहाँ जो मस्टर्ड एफिड्स होते हैं, और साथ में हम देखते हैं जो माउंटेन रीजन्स हैं यानी कि हिली एरियाज वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे जो मस्टर्ड एफिड्स देखे जाते हैं तो उनके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर वेरिएशन देखे जाते हैं। मैदानी इलाके जो होते हैं, प्लेनर रीजन्स होते हैं, वहाँ पे इनके अंदर लाइफ के अंदर 2 ही मेन स्टेजेस देखी जाती हैं जो कि होती हैं, हम देखते हैं निम्फ एंड एडल्ट्स। लेकिन साथ में अगर हम देखें माउंटेन रीजन्स के अंदर तो वहाँ मेन 3 स्टेजेस देखी जाती हैं इनके अंदर जो कि हैं एग, निम्फ एंड एडल्ट्स। और उसके अंदर भी खास बातें होती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये हिली एरियाज़ के अंदर एफिड्स देखे जाएंगे, इनके अंदर निम्फ और एडल्ट स्टेज के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर के बारे में हमने टर्माइट्स वाला जो वीडियो था उसके अंदर भी बात करी थी, यानी कि एक ही सेम स्पीसीज के अंदर अलग अलग तरह के रूप देखे जाते हैं, है ना, इनकी अलग अलग फॉर्म्स देखी जाती हैं। तो उनके पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कौन कौन सी इनके अलग अलग रूप देखे जाते हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसका लाइफ साइकिल थोड़ा अलग होता है, स्पेशल होता है। ओके, लेकिन और कौन कौन सी खास बातें हैं जो हमें अभी डिस्कस कर सकते हैं हम, तो वो देख लीजिए। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना था कि जो हेमिप्टेरन्स होते हैं वो सेल्स सैप सकिंग होते हैं, यानी इनके अंदर सकिंग और पियर्सिंग टाइप के माउथ ऑर्गन्स होते हैं। तो ये सेल का सैप सक करते हैं, और सक करते हैं तो उससे क्या होता है, तो देखिए बोथ निम्फ एंड एडल्ट सक द सैप फ्रॉम द टेंडर पोर्शन ऑफ द प्लांट्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ दीज मे बी सीन ऑन द लीव्स और टेंडर शूट्स। यानी टेंडर शूट्स और लीव्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर, यानी कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड नंबर्स के अंदर देखे जाते हैं। और काम क्या करते हैं, तो ये सक करते हैं सैप को। अब इससे क्या होता है आप जानते ही हैं, सेल सक कर लेने से द लीव्स एक्वायर अ कर्ली अपीयरेंस, द फ्लावर फेल टू फॉर्म पॉड्स एंड द डेवलपिंग पॉड्स डू नॉट प्रोड्यूस हेल्दी सीड्स एंड कॉज 80% यील्ड लॉसेस।
यानी कि अब इनमें से सेल जब सक कर लिया जाता है तो उससे हम देखते हैं कि फ्लावर्स वगैरह ठीक से नहीं बन पाते और पॉड्स भी ठीक से नहीं बन पाती। इससे हम देखते हैं 80% तक यील्ड लॉसेस देखे जाते हैं। ठीक है, और ख़ास बातें हेमिप्टेरन्स के अंदर क्या होती हैं, तो आप जानते हैं कि हनी ड्यू का सिक्रीशन किया जाता है। हनी ड्यू बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको मैंने डिटेल्स के अंदर पिछले वीडियो में बताया था कि क्यों ये जो इंसेक्ट हैं वो सेल को सर्व करते हैं और क्यों हम देखते हैं कि इनके अंदर हनी ड्यू का सिक्रीशन होता है, उसको डिटेल्स में मैंने वहाँ बताया था। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, द हनी ड्यू प्रोड्यूस्ड बाय सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कवर्स particularly the whole surface and a kind of black mold develops, है ना। ब्लैक मोल्ड के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, जो था सूटी मोल्ड। सूटी मोल्ड, सूटी वर्ड का मतलब बताया था मैंने, जो कि कालिक जिसको कहते हैं ना, तो एकदम काला सा मोल्ड जम जाती है उसके ऊपर हनी ड्यू सिक्रीशन के बाद। तो अब उस काली देखते हैं हम ब्लैक मोल्ड की वजह से हम फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता अच्छे से, तो इस वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यील्ड लॉसेस देखे जाते हैं। ओके, अब देखिए, हनी ड्यू सिक्रेटेड बाय एफिड्स इज लाइक्ड बाय अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट। हमने जहाँ वहाँ पे भी बात करी थी, ये जो हनी ड्यू सिक्रेट किया जाता है, ये एफिड्स ने तो सिक्रेट कर दिया, लेकिन बाकी जो दूसरे इंसेक्ट हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हनी बीज हो गई या एंट्स हो गई, तो इनके लिए ये फ़ायदेमंद हो जाती है ये चीज़, है ना। तो मतलब हम देखते हैं कि एंट्स और एफिड्स, इस तरह के दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनके बीच में एक रिलेशन प्लॉट हो जाता है। कैसे? तो देखिए, जो especially by ants who for the sake of ensuring the supply of the wet liquid protect the aphids. This type of association is known as mutualism. क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हनी ड्यू सिक्रीट किया गया है, ये हनी ड्यू जो है, इसको तो यूज़ करेंगे वो एंट्स, लेकिन ये एंट्स जो हैं बदले में इन एफिड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। मतलब कि इनको बाकी जो दूसरे प्रीडेटर्स वगैरह होते हैं तो उनसे इनको बचाती हैं। तो इस वजह से इन दोनों को क्या होने लगा है? फ़ायदा होने लगा है। मतलब हम देखते हैं कि एफिड्स फ़ायदा पहुंचा रहे हैं अपनी हनी ड्यू से एंट्स वगैरह को, और एंट्स जो हैं इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही हैं। तो इस तरह से इनके बीच में जो रिलेशन प्लॉट हो जाता है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ध्यान रखेंगे आप। अब कई जगह आप वीडियोज़ वगैरह के अंदर बुक्स में देखेंगे तो वहाँ कमेंसलिज्म लिखा गया है। कमेंसलिज्म यहाँ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि कमेंसलिज्म तो ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि किसी एक इंसेक्ट को फ़ायदा होता है और दूसरे को ना तो फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है ना, तो उसे कमेंसलिज्म कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को क्या कह रहे हैं हम, फ़ायदा पहुँच रहा है ना, तो इसलिए हम इसको कहेंगे म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप देखा जाता है यहाँ। और क्या खास है? तो देखिए, एफिड्स हैव अ पेयर ऑफ शॉर्ट ट्यूब्यूल्स कॉल्ड कॉर्निकल्स या साइफोन्स ऑन द पोस्टीरियर डॉर्सल रीजन ऑफ द एब्डोमिनल। पोस्टीरियर मतलब पीछे का जो डॉर्सल रीजन है, डॉर्सल मतलब नीचे का जो रीजन है, वहाँ हम देखते हैं कुछ ट्यूब्स निकली हुई दिखाई देती हैं, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निकल्स कहते हैं। ये कॉर्निकल्स वास्तव में हनी ड्यू सिक्रीशन वगैरह के लिए ही होते हैं। और देख लीजिए, ये आइडेंटिटी है एक तरह से इनकी, है ना, कि मस्टर्ड एफिड या किसी भी तरह के एफिड के अंदर ये इस तरह से कॉर्निकल्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एफिड रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली बाय पार्थिनोजेनेसिस कैन हैव जेनेटिकली आइडेंटिकल विंग्ड एंड नॉन विंग्ड प्रोजेनी। यहाँ हम पार्थिनोजेनेसिस देखते हैं। पार्थिनोजेनेसिस आप जानते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के, है ना, बिना मेल और फीमेल गैमेट्स के जुड़े ही, बिना फर्टिलाइजेशन के ही हम देखते हैं जब कोई प्रोजेनी बन जाती है तो उसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस कहाँ देखा जा सकता है? तो हम देखते हैं एफिड्स में देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनकी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कैसे देखा जाता है, कौन कौन सी अलग स्पीसीज होती हैं जिनको हम याद रखते हैं, किस तरह से उनको अच्छे से समझ के याद कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह पे इनकी लाइफ साइकिल अलग अलग तरह से देखी जाती है ना। प्लेनर रीजन्स के अंदर इनकी लाइफ स्टेजेस में दो ही स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? तो हमने कहा निम्फ और एडल्ट्स। वहीं हम देखते हैं जो माउंटेन वाले इलाके हैं वहाँ पे 3 मेन स्टेजेस हैं, जो है एग, निम्फ एंड एडल्ट्स। तो यहाँ एग, निम्फ एंड जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है, मतलब अलग अलग फॉर्म्स देखी जाती हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? तो देखिए, सबसे पहली फॉर्म जो है वो है फंडेटरीज। फंडेटरीज, और उसके बाद जो है वो है फंडेटरी जीनी, है ना, काफ़ी मिलते जुलते वर्ड्स हैं। पहले है फंडेटरीज और दूसरी है वो फंडेटरी जीनी। उसके बाद हम देखते हैं माइग्रेटरी, एलिनिकोली, और उसके बाद सेक्सुपेरी, एंड लास्ट में हम देखते हैं वो है सेक्सुएल्स, है ना। इस तरह से 6 जो अलग अलग फॉर्म्स देखी जाती हैं। इनमें क्या फ़र्क है? इनको इस पाई चार्ट के रूप में ही आप समझ लें
और अच्छे से याद कर लें, है ना। आपको इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं। कैसे? तो देखिए, जो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं जो है फंडेटरीज, तो उसके अंदर हम देखते हैं, अच्छा इस पॉलीमॉर्फिज्म को समझने से पहले कुछ टर्म्स जो है मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। एप्टेरस वर्ड का मतलब होता है जिनके पास विंग्स नहीं होते, है ना। विंगलेस जो एफिड्स हैं उनको हम एप्टेरस कह रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं जिनके पास विंग्स हैं तो उनको हम एलेट्स कहेंगे। एलेट्स और एप्टेरस, इन दो वर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे। और साथ में आप ध्यान रखेंगे कि विविपेरी मतलब जिनसे सीधे ही बच्चे निकलते हैं, है ना। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो फीमेल है उससे डायरेक्ट एग नहीं निकलेगा, उनसे सीधे निम्फ ही निकल रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ को हम विविपेरी बोलते हैं। तो यहाँ विविपेरी वर्ड को भी ध्यान रखेंगे। पार्थेनोजेनेसिस तो आप जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो फॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है फंडेटरीज। तो ये जो फंडेटरीज है वो एप्टेरस, विविपेरस और साथ में हम पार्थेनोजेनेटिक फीमेल है ना। एप्टेरस मतलब इनके पास क्या नहीं होते, विंग्स नहीं होते। विविपेरस मतलब ये सीधा ही निम्फ को पैदा करती हैं, और साथ में कैसे पैदा करती हैं, तो वो भी पार्थिनोजेनेसिस से, बिना ही फर्टिलाइजेशन के पैदा हो जाते हैं निम्फ्स, है ना। और ये होते किस पे हैं, तो हम देखते हैं ये प्राइमरी होस्ट पे इस तरह का इनका लाइफ साइकिल चलता है। एक जनरेशन कंप्लीट होती है किसके ऊपर, प्राइमरी होस्ट पे। प्राइमरी होस्ट मतलब आप समझते होंगे कि जैसे कि मस्टर्ड एफिड का प्राइमरी होस्ट मस्टर्ड ही है, बाकी अदर जो क्रूसीफेरस क्रॉप्स होती हैं वो इनकी सेकेंडरी होस्ट कहे जा सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, जो फंडेटरीज हैं इनसे जो निम्फ निकलते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको हम कहते हैं फंडेटरी जीनी। ठीक है, तो ये पूरी जो निम्फ की साइकिल चल रही है आप ध्यान से समझिएगा। फंडेटरीज से जो निम्फ निकल रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं फंडेटरी जीनी। अभी जो फंडेटरी जीनी है वो क्या है, ये भी एप्टेरस हैं, इनके पास पंख नहीं होते। ये विविपेरस हैं, इनसे भी निम्फ निकलेंगे कुछ, और हम देखेंगे ये भी पार्थिनोजेनेटिक फीमेल्स होती हैं। ये भी अपने लाइफ साइकिल किस पे कंप्लीट करती हैं, तो हम देखते हैं प्राइमरी होस्ट पे करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनसे जो निम्फ निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं माइग्रेटरी। माइग्रेट करना मतलब आप जानते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना। माइग्रेटरी लोकस्ट वाला जो वीडियो था, मतलब लोकस्ट वाले वीडियो के अंदर अभी हमने कहा था एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते हैं, तो इस तरह से यहाँ माइग्रेटरी हम देखते हैं, ये तीसरी फॉर्म है इनकी। माइग्रेटरी जो होती है ना, ध्यान रखेंगे आप, ये एलेट्स हैं। एलेट्स हैं मतलब क्या है, इनके पास विंग्स होते हैं, है ना, मतलब पंख होते हैं। तो यहाँ ये एलेट्स हैं, और साथ में हम देखते हैं विविपेरस हैं, मतलब ये भी सीधा निम्फ को जन्म देंगे। और उसके बाद हम देखते हैं इनके अंदर ये भी पार्थिनोजेनेटिक फीमेल्स हैं। खास बात ध्यान रखेंगे कि मैंने कहा माइग्रेट करते हैं, तो कैसे माइग्रेट करते हैं, क्योंकि शुरू की तो कुछ जनरेशन्स तो हम देखते हैं प्राइमरी होस्ट पर ही होती हैं, लेकिन ये माइग्रेट कर जाती हैं बाद में किसके ऊपर, सेकेंडरी होस्ट के ऊपर। ठीक है, इसलिए इसे माइग्रेटरी कहते हैं। अब इन माइग्रेटरी के जो निम्फ होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं एलिनी कोली। ठीक है, अब आपने ध्यान दिया प्राइमरी से कहाँ पे आ चुके हैं, सेकेंडरी होस्ट पर, तो सेकेंडरी होस्ट पर आ चुके हैं। तो अब ये इनके अंदर क्या होगा, ये भी एलेट्स हैं, विविपेरस हैं, और साथ में हम देखते हैं पार्थिनोजेनेटिक फीमेल्स हैं। अब ये जो एलिनी कोली हैं इनके जो निम्फ्स निकलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, सेक्शुपोरी कहेंगे, है ना, सेक्शुपेरी कहेंगे। तो ये सेक्शुपेरी जो है ये क्या करते हैं, मूव करते हैं अब सेकेंडरी से वापस किस ओर, प्राइमरी होस्ट की तरफ। प्राइमरी होस्ट वाली होस्ट मतलब मस्टर्ड की जो मेन क्रॉप है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो ये जो सेक्शुपेरी हैं, सेक्शुपेरी भी क्या होते हैं, अब मूव कर रहे हैं तो इनको पंख तो चाहिए, है ना, तो मतलब ये भी क्या है, एलेट्स हैं, विविपेरस हैं, और साथ में पार्थिनोजेनेटिक फीमेल्स हैं। उसके बाद अब इन सेक्शुपेरी के जो निम्फ होंगे उनको हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सेक्शुअल्स कहेंगे, है ना। अभी जो सेक्शुअल्स हैं ध्यान रखेंगे इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। अब तक आप देख रहे थे सबके अंदर पार्थिनोजेनेटिक फीमेल्स ये लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब ये देखेंगे कि बोथ मेल एंड फीमेल्स आर देयर, है ना, तो दोनों फॉर्म्स दिखी जाती हैं। और ख़ास बात ये है कि अब ये जो निम्फ पैदा नहीं करेंगी, यहाँ जो फीमेल्स होंगी वो क्या, मैटिंग के बाद एग्स निकालेंगी। ठीक है, और एग्स से ऑफकोर्स, अच्छा ये कहाँ पे चल रही है साइकिल, तो देख लीजिए राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ऑन प्राइमरी होस्ट, है ना। प्राइमरी होस्ट के ऊपर हम देख रहे हैं कि इनकी जो साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो वहाँ एग्स लेंग जो होगी, अब एग्स से जो निम्फ निकलेंगे वो क्या होंगे निम्फ, तो वो वापस क्या होंगे, फंडेटरीज होंगे। वापस साइकिल घूम के कहाँ आ गया, फंडेटरीज पे। फंडेटरीज से निम्फ निकलेंगे वो फंडेटरी जीनी, उनसे निकलेंगे माइग्रेटरी, उनसे निकलेंगे एलिनिकोली, उससे निकलेंगे सेक्शुपेरी, उसके बाद सेक्शुअल्स दो तरह के हैं, मेल एंड फीमेल्स, तो वापस रिप्रोडक्शन करके निकालेंगे क्या, फंडेटरीज। तो इस तरह से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन मैंने इनको एक पाई चार्ट के रूप में समझाने की कोशिश करी। आई रियली होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई। अभी जो मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई है, ये फ्लाई भी डिप्टेरा के अंदर नहीं रखी गई है। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने वाइट फ्लाइज के बारे में बात करी थी, उसे भी हमने डिप्टेरा के अंदर नहीं रखा था, है ना। तो वैसे ही यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ इनका जो ऑर्डर है वो भी डिप्टेरा नहीं है, जबकि ये क्या है, हाइमेनोप्टेरा है। क्यों? तो देखिए इन डिप्टेरा के अंदर हम देखते हैं जो ट्रू फ्लाइज होती हैं उनके अंदर विंग्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, है ना, 2 पेयर्स ऑफ विंग होते हैं, जबकि यहाँ हम देखते हैं विंग्स जो हैं वो 4 होते हैं, है ना। तो मेन इसी तरह की कुछ अलग डिफरेंसेस की वजह से इन्हें हाइमेनोप्टेरा के अंदर रखा जाता है। और इनकी जो फैमिली है वो है टेंथ्रेडिनिडी, टेंथ्रेडिनिडी इसकी फैमिली है। वहीं अगर इसका साइंटिफिक नेम देखें तो वो है एथालिया ल्यूजेंस। ओके, एक चीज़ देखिए, इनका नाम सॉ फ्लाई क्यों रखा गया है? सॉ मतलब आप जानते हैं आरी होती है ना, तो सॉ फ्लाई क्यों नाम दिया गया है? देखिए, दे गेट देयर नेम फ्रॉम दी फीमेल्स ओविपोजिटर विच अनफोल्ड्स लाइक अ जैक नाइफ। जैक नाइफ पता है आपको, जो चाकू होता है ना जो निकलता है ऐसे, तो उस तरह से इनका जो फीमेल का ओविपोजिटर होता है। ओविपोजिटर मतलब ऐसा पार्ट जिसमें से एग लेइंग होती है, जहाँ से एग निकलते हैं फीमेल्स में, तो वो जो पार्ट है वो एक जैक नाइफ की तरह इसके अंदर देखा जाता है। तो इस तरह से अब वो नाइफ हम देखते हैं, इसको रिलेट किया गया है सॉ से। सॉ मतलब आप समझते हैं आरी है ना, तो आरी में जिस तरह से कांटे से होते हैं, तो उस तरह से इसको नाम दिया गया है मस्टर्ड सॉ फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, सॉ फ्लाइज लुक समवॉट लाइक फ्लाइज बट अ क्लोजर लुक विल रिवील 4 विंग्स नॉट द सिंगल पेयर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर डिप्टेरा। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिप्टेरा के अंदर क्यों नहीं रखा इनको, क्योंकि इनके अंदर एक सिंगल पेयर ऑफ विंग नहीं है, बल्कि हम इनके अंदर देखते हैं, ध्यान से देखने पर देखा जाता है कि इनके अंदर 4 विंग्स देखे जाते हैं, इसलिए इन्हें हम हाइमेनोप्टेरा के अंदर रखा जाता है। हाइमेनोप्टेरा के जितने भी इंसेक्ट है वो मोस्टली बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन ये जो इंसेक्ट है वो बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए डैमेजिंग है, उसके बारे में तभी तो हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए इसके अंदर ये हाइमेनोप्टेरा के अंदर है, तो इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस जो होगा वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। लाइफ साइकिल के अंदर 4 मेन स्टेजेस होती हैं, जिसको हम कहते हैं एग, लार्वा, और उसके बाद हम देखते हैं प्यूपा स्टेज, और उसके बाद एडल्ट। क्या क्या गैप होते हैं इनके बीच में, उनको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात अगर हम देखें, इट इज़ अ सीरियस पेस्ट ऑफ ऑल क्रूसीफेरस एट द सीडलिंग स्टेज, द ग्रब्स अलोन आर डिस्ट्रक्टिव। अब इनके जो लार्वा हैं जिन्हें हम ग्रब्स कह रहे हैं, तो वो क्या है, क्रूसीफेरियस जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर डैमेज पहुंचाते हैं। हमने देखा कि जैक नाइफ के रूप में इसका ओविपोजिटर होता है, तो ये जो फीमेल होती है वो हम देखते हैं कि लीव्स वगैरह जो होती हैं, पत्तियां जो होती हैं पौधों की, उनके ऊपर कट लगा के उसके अंदर अपने एग लेइंग कर देती है ना। तो उस एग लेइंग की वजह से उसमें से फिर बाद में लार्वा वगैरह निकलते हैं और वो उसको मेन डैमेज पहुंचाते हैं। तो मेन सबसे ज़्यादा डैमेजिंग कौन है, तो फिर हम देख सकते हैं स्टेज, तो वो है इसकी ग्रब स्टेज। नेक्स्ट देख लीजिए, क्रूसीफेरस अलग अलग क्रॉप्स आप जानते ही हैं, मस्टर्ड और वगैरह जितनी भी हैं, टर्निप, अलग अलग क्रॉप्स जो होती हैं वो उन सब पे इनका डैमेज देखा जाता है। दे बाइट होल्स इनटू लीव्स प्रीफरिंग द यंग ग्रोथ एंड स्केलेटनाइज द लीव्स कम्प्लीटली। अब इनके अंदर से जो लार्वा निकलते हैं वो पूरी तरह से हम देखते हैं पत्तियों को खा देते हैं, जिससे कि वो स्केलेटनाइज हो जाती है। स्केलेटन मतलब आप समझते हैं ना, जिसमें खाली हड्डियाँ हों, तो वैसे ही पत्ती के अंदर हड्डियाँ क्या मतलब उसकी मेन वेन्स जो हैं वही बचती है, और बाकी सारी जो पत्ती को ख़त्म कर देते हैं। ड्राई प्लांट ड्राई अप एंड रिमेन स्टंटेड, या तो प्लांट ड्राई होकर ख़त्म हो जाता है, या हम देखते हैं उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और हम देखें, द ओल्डर प्लांट्स व्हेन अटैक्ड डू नॉट बियर सीड्स, और अगर पौधा बड़ा हो चुका है, मतलब ओल्डर प्लांट है, तो उसके ऊपर अटैक होने से इनके अंदर सीड्स डेवलप नहीं होते हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने खास बातें को समझाने की कोशिश करी, जो कि है मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई के बारे में। ओके, तो चलिए अब तीसरे इंसेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है पेंटेड बग। पेंटेड बग मतलब देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेंट कर दिया उसके ऊपर, है ना। तो अब देखिए, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बगराडा हिलेरिस, और जो इसकी फैमिली है वो भी है हेमिप्टेरा, और फैमिली ऑर्डर जो है वो है हेमिप्टेरा, और फैमिली जो है वो है पेंटेटोमाइडी। ठीक है, पेंटेटोमाइडी इसकी फैमिली है। नेक्स्ट अगर हम देखें बगराडा हिलेरिस, या जैसे हम बगराडा बग भी कहते हैं, है ना, इसका कॉमन नेम के रूप में ध्यान रखेंगे, इसे बगराडा बग भी कहते हैं। तो इसके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है, हेमिप्टेरन्स है तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। लाइफ स्टेजेस के अंदर 3 मेन स्टेजेस, एग, निम्फ एंड एडल्ट। और वहीं अगर हम देखें, द पेंटेड बग्स अपीयर्स एट 2 स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ। क्रॉप जब ग्रोथ कर रही होती है तो मेन 2 स्टेजेस के अंदर इसका अटैक देखा जाता है, जो कि है सीडलिंग एंड मैच्योरिटी स्टेज। एंड मैनी टाइम्स इन्फेस्टेशन इज कैरिड इवन टू थ्रेशिंग
फ्लोर, मतलब जब थ्रेशिंग हो रही होती है फसल की उस वक्त भी इसके हम देखते हैं अटैक देखे जाते हैं, मतलब इसकी इन्फेस्टेशन देखा जाता है। और हम देखें तो बोथ निम्फ एंड एडल्ट सक सैप हेमिप्टेरेंस हैं, तो ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सेल सक करेंगे ये सेल सैप को, जिससे कि हम और साथ में देखेंगे हाँ हनी ड्यू सिक्रीशन होगा और उसके बाद सूटी मॉल्ट वगैरह जो होगी उस तरह से इसका डैमेज देखा जाएगा, है ना। तो बोथ निम्फ एंड एडल्ट सक सैप फ्रॉम द लीव्स एंड डेवलपिंग पोर्ट्स विच ग्रेजुअली विल्ट एंड ड्राई अप। नेक्स्ट अगर हम देखें द निम्स एंड एडल्ट्स बग also excrete a sort of resinous material which spoils the pods। रेसिनस मटेरियल मतलब इस तरह का मटेरियल छोड़ा जाएगा जिसको हम कह रहे हैं हनी ड्यू वगैरह, तो उस तरह के लिक्विड से हम देखते हैं ये पॉड्स वगैरह जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उनके ऊपर सूटी मॉल्ट लग जाती है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट ऑयल सीड क्रॉप के इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है कैस्टर सेमीलूपर। ठीक है, इसका कॉमन नेम ध्यान रखेंगे, कैस्टर सेमीलूपर। सेमीलूपर को सेमीलूपर क्यों कहते हैं? तो देखिए लेपिडोप्टेरा के जो कैटरपिलर्स हैं वो या तो लूपर्स होते हैं या वो सेमीलूपर्स होते हैं, है ना। लूपर्स का मतलब ये हुआ कि जब ये लोकोमोशन करते हैं यानी चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तब उनके बीच में कंप्लीट लूप बनेगा तो उसे हम लूपर कहेंगे, आधा लूप बनेगा तो उसे हम सेमीलूपर कहेंगे। कंप्लीट लूप, आधा लूप कैसे बोलते हैं? तो देखिए हकीकत ये है कि इनके जो कैटरपिलर्स हैं इनके अंदर जो थॉरैक्स पे जो आगे पाँव होते हैं, लेग्स होते हैं, उनको हम ट्रू लेग्स कहते हैं, और जबकि जो पीछे एब्डोमिनल पे लेग्स होते हैं तो उनको हम कहते हैं स्यूडो लेग्स या प्रो लेग्स। अभी जो प्रो लेग्स हैं और आगे क्या है हम देखा ट्रू लेग्स हैं। अगर हम देखते हैं 6th सेगमेंट और 10th सेगमेंट, इनके बीच में अगर इनको इस्तेमाल करते हुए और हम देख रहे हैं आगे के जो लेग्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अगर ये लूप बनाते हैं तो वो लूप कंप्लीट बनता है, एकदम गोला सा बनता है, तो उसे हम उन तरह के कैटरपिलर को हम लूपर कैटरपिलर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ जैसा कि हम कह रहे हैं है सेमी लूपर, सेमी मतलब आधा लूप। तो आधा लूप कैसे बनता है? तो हम देखते हैं कि जो 4th सेगमेंट है और 6th सेगमेंट के लेग हैं, 4 से 6th सेगमेंट के लेग हैं, उनको यूज़ करते हुए और आगे के लेग्स को यूज़ करते हुए जो आधा सा अगर लूप बन के रह जाता है तो उस तरह के इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं? तो हम देखते हैं सेमी लूपर कहते हैं। ठीक है, और इनका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो क्या है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, एकिया जनाता। एकिया जनाता इनका साइंटिफिक नेम है, ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है और फैमिली जो है वो है नक्टिडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। लेपिडोप्टेरा से हैं तो इसका मतलब इसके अंदर लाइफ जो है, लाइफ साइकिल्स में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाएगा। लाइफ स्टेजेस की 4 मेन स्टेजेस जो हैं उनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और उससे आप उनकी जो पर्टिकुलर टाइमिंग है उनको नोट कर सकते हैं। अगर हम देखिए डैमेज किस तरह से करता है ये, तो देखिए द कैटरपिलर फीड्स विगरसली ऑन कैस्टर लीव्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एज इनवर्ड्स एंड लिविंग बिहाइंड ओनली द मिड रिब्स एंड द स्टॉक। यानी कि ये जो कैटरपिलर हैं पिछले इंसेक्ट की तरह ही ये भी क्या करते हैं, कंप्लीट हम देखते हैं स्केलेटनाइजेशन कर देते हैं उसका, है ना। हम देखते हैं पूरा पत्ती का जो वेन्स के अलावा बीच का बचा हुआ पार्ट होगा उसको खा जाएंगे, है ना। तो मतलब एजेस से शुरू करते हैं और लीव्स को पूरी तरह से ख़त्म करने लगते हैं। विद द एक्सेस लॉस ऑफ फोलिएज द सीड यील्ड इज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। हम देखते हैं इतनी सारी पत्तियों का जब लॉस हो जाएगा, है ना, लीव्स के अंदर इतना लॉस होगा तो उससे क्या होगा? यील्ड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। यील्ड किसकी? हम देखते हैं कैस्टर से, तो हमको सीड्स चाहिए होते हैं, है ना। कैस्टर अरंडी का तेल निकलता है ना, तो उसके बीजों से निकलता है, तो हम कह रहे हैं उसकी सीड जो है वो काफ़ी यील्ड काफ़ी गिर जाती है। एक खास चीज़ आप ध्यान रखेंगे वो ये कि ये जो कैस्टर सेमी लूपर्स हैं इसका अटैक सिर्फ कैस्टर पे ही नहीं और भी काफ़ी सारी फ्रूट क्रॉप्स जो होती हैं उनके ऊपर भी देखा जाता है। तो फ्रूट क्रॉप्स के अंदर भी इनका डैमेज देखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गुआवा और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट संतरा वगैरह जो होते हैं, तो उनके अंदर भी इसका डैमेज देखा जाता है। कैसे? तो देखिए द इंसेक्ट पियर्स द फ्रूट्स एंड सक द जूस फ्रॉम दैम। जो ये जो फल है उनके अंदर से उसका जूस जो होता है उन्हें सक कर लिया जाता है। वन फ्रूट मे हैव एज मैनी एज 20 to 25 पंक्चर्स। और इससे हम देखते हैं कि एक फ्रूट में 20 से 25 तक पंक्चर्स हो जाते हैं, है ना। और इससे क्या होता है? अब ये जो फल होगा वो सड़ जाएगा, यानी कि इन इट एज अ रिजल्ट ऑफ इट इज रॉट्स एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। द इन्फेस्टेड फ्रूट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया। अभी जो रॉटिंग हो चुकी है इस फल की, तो इस वजह से क्या होगा, जो फल है उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई का भी अटैक हो जाएगा और इस वजह से अब ये ऑफकोर्स खाने लायक तो बचेगा नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैस्टर की क्रॉप्स जिसके अंदर हम देख रहे हैं लीव्स के ऊपर अटैक हो रहा है, इस वजह से उसकी सीड्स वगैरह जो हैं वो उसकी यील्ड कम हो जाती है।
लेकिन वहीं हम देखें फ्रूट क्रॉप्स जो होती हैं तो उन फ्रूट क्रॉप्स में भी इनकी जूस वगैरह की सकिंग की वजह से भी इनके अंदर काफ़ी डैमेज देखे जाते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है कैस्टर कैप्सूल बोरर, या इसे हम कैस्टर शूट बोरर भी कहते हैं, है ना। तो ये जो इंसेक्ट है ऑफकोर्स कैप्सूल पे अटैक होगा इनका, है ना, कैप्सूल और शूट पे। कैप्सूल आप जानते हैं फलियाँ, जो कैस्टर की जो फलियाँ या कह सकते हैं हिंदी में संपुट जिसे कहते हैं ना, तो जो फल है उसकी जो फली है उसके अंदर हम देखते हैं इस तरह का इसका अटैक देखा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है कोनोगेथस पंक्टिफेरेलिस, ठीक है। साथ में एक और साइंटिफिक नेम भी ध्यान रखें आप, जो कि है डाइकोक्रोसिस पंक्टिफेरेलिस। वैसे आप जानते हैं कि नाम का आगे का जो अक्षर होता है वो जीनस होता है और पीछे जो होता है वो उसकी स्पीसीज होती है। तो डाइकोक्रोसिस भी एक तरह से इसका जो जीनस है वो भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार नाम ऑप्शंस में आ जाता है तो उसे आप याद रखेंगे। तो कोनोगेनेथस पंक्टिफेरेलिस, डाइकोक्रोसिस पंक्टिफेरेलिस ये इसके साइंटिफिक नेम है। और वहीं अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो वो लेपिडोप्टेरा है और इसकी फैमिली जो है वो है पायरेलिडी। पायरेलिडी आप कई जगह देखेंगे तो यहाँ आपको क्रैम्बिडी भी देख सकते हैं आप, है ना। तो वास्तव में ये पायरेलिडी की ही सब फैमिली होती है, क्रैम्बिडी, तो उसे क्रैम्बिडी भी हम यहाँ से सही मानेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेपिडोप्टेरा है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है मतलब लाइफ स्टेजेस के अंदर 4 मेन स्टेजेस होती हैं, है ना, कौन सी आप ऑलरेडी जानते हैं। और नेक्स्ट देखिए, द डैमेज इज कॉज्ड बाय द कैटरपिलर विच बोर्स इनटू द मेन स्टेम ऑफ यंग प्लांट एंड अल्टीमेटली कम इनटू द कैप्सूल। पहले तो इसका जो डैमेज होता है वो किस पे होता है, शूट्स पे, यानी कि जो तना स्टेम है उसके ऊपर इसका अटैक होता है। उसके बाद ये हम देखते हैं उसके जो कैप्सूल्स होते हैं उसके अंदर इसका डैमेज देखा जाता है, ठीक है। तो और देखिए इसकी होस्ट रेंज की अगर हम बात कर लें तो ये जो कैस्टर के अलावा किन किन प्लांट्स पे या कह सकते हैं क्रॉप्स पे इसका अटैक देखा जाता है। तो देखिए कैस्टर, मैंगो और सॉर्गम ईयर्स, गुआवा, पीचेस, कार्डेमम, जिंजर, टर्मरिक, है ना, और देख लीजिए पोमोग्रेनेट और सनफ्लावर, मतलब इतने सारे अलग अलग तरह के हम देख रहे हैं कि क्रॉप्स पे इसका डैमेज देखा जाता है। और खास बात देखिए कि इनकी वजह से, जैसे कि आपने सेमी लूपर के अंदर देखा था कि अलग अलग क्रॉप्स में इसका डैमेज था, तो इसी तरह से अगर हम देखें कि सॉर्गम पे अटैक हो रहा है तो इसे हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, ईयर हेड बोरर कहते हैं। वहीं अगर हम मैंगो पे अगर इसका अटैक देखें तो वो इसे हम इनफ्लोरेसेंस कैटरपिलर कहते हैं। और जिंजर पे इसका अटैक होता है तो इसे हम राइजोम बोरर कहते हैं। और गुआवा, पीच, जैक एंड टमाटो पे इसका अटैक होता है तो उसे हम फ्रूट बोरर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अकेला इंसेक्ट ही है जो इतने सारे क्रॉप्स पे डैमेज पहुंचा रहा है, लेकिन इसका नाम जो है अलग अलग केसेस के अंदर हम इसका अलग अलग दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे आप, कोनोगेथस पंक्टिफेरेलिस जो है वही इन सब के इसी के क्या है अलग अलग क्रॉप्स पे डैमेज है। और लास्ट थिंग देख लीजिए, द अटैक बाय दिस बोरर इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस बाय द वेब्ड कैप्सूल हेड। अभी जो कैप्सूल हेड होता है उसके ऊपर वेबिंग, मतलब हम देख सकते हैं जाल सा बना लेते हैं। द यील्ड इज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली सिंस द कैप्सूल एंड सीड्स विद इन आर डैमेज, क्योंकि हम देखते हैं कैप्सूल के अंदर जो सीड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा चुका होता है ये बोरर। तो इस वजह से हम देखते हैं कि इनकी यील्ड जो है अल्टीमेटली वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट ऑयल सीड क्रॉप के जो इंसेक्ट है जिसे हम कह रहे हैं तिल, लीफ एंड पॉड बोरर, या जिसे हम कह सकते हैं सीसम, लीफ एंड पॉड बोरर, है ना। सीसम आप जानते हैं तिल को बोलते हैं, तो उसके ऊपर इस इंसेक्ट का अटैक देखा जाता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एंटीगैस्ट्रा कैटालाउनेलिस। ओके, एंटीगैस्ट्रा कैटालाउनेलिस इसका साइंटिफिक नेम है। वहीं इसका ऑर्डर देखें तो हम वो है लेपिडोप्टेरा और फैमिली वही पायरेलिडी इसकी फैमिली होती है। और देखिए इसका जो कॉमन नेम है वो है लीफ वेबर और साथ में हम कहते हैं लीफ रोलर। क्यों कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लीफ के ऊपर वेब्स बन जाते हैं और साथ में हम देख वेब मतलब जाल बन जाता है इनके सिल्क वगैरह के थ्रेड्स की वजह से, और साथ में हम देखते हैं इनके अंदर लीव्स जो है वो रोल हो जाती हैं, है ना। और कैप्सूल बोरर क्योंकि वो कैप्सूल को भी डैमेज पहुंचा रहे हैं। और नेक्स्ट देखिए कि इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। लेपिडोप्टेरा है तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। लाइफ स्टेजेस के अंदर 4 मेन स्टेजेस हैं, कौन कौन सी और उनके अंदर कितना गैप है वो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें द यंग कैटरपिलर फीड्स ऑन द लीव्स, इनके जो यंग कैटरपिलर्स हैं वो लीव्स को अटैक पहुंचाते हैं। दे बाइंड टुगेदर द टेंडर लीव्स ऑफ द ग्रोइंग शूट विद द हेल्प ऑफ सिल्कन थ्रेड्स, है ना। हमने बात करी इन्हें लीफ वेबर और लीफ रोलर कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि जो लार्वा वगैरह हैं वो अपने सिल्कन थ्रेड्स वगैरह से उसके ऊपर वेब बनाकर उसको मतलब हम देखते हैं इस तरह से रोलिंग हो जाती है उनके अंदर, ठीक है।
और हम देखते हैं कि प्रोड्यूस्ड बाय देम एंड प्रेफर टू रिमेन विद इन दी बंच, और इस तरह से जो लीफ का बंच बन जाएगा उसके अंदर ही इनका डेवलपमेंट होगा और वो धीरे धीरे ग्रो होते हुए अंदर से अंदर पत्तियों को डैमेज पहुंचाते जाएंगे, ठीक है। थस रोल्ड एंड स्पन टुगेदर इन दी सॉर्ट ऑफ वेब्ड मासेस, और इस तरह से वेब्ड मासेस के अंदर वो इनका लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट देखिए, दे ऑल्सो बोर इन टू दी शूट, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड पॉड्स। इसका हम अटैक देखते हैं कि शूट पे भी होता है, फ्लावर्स पे भी, बर्ड्स पे भी, और साथ में पॉड्स पे भी इसका अटैक देखा जाता है। An early attack may destroy the whole plant and single larva can destroy 2 to 3 young plants। ठीक है, आगे होगी बात समझ में कि अर्ली अटैक होता है तो पूरा प्लांट खत्म हो जाता है, और वहीं हम देखें एक सिंगल लार्वा, अगर मान लीजिए एक प्लांट यूँ दूसरा प्लांट यूँ है तो एक से दूसरे पे शिफ्ट होकर दूसरे प्लांट को भी डैमेज कर सकता है ना। तो मतलब एक सिंगल लार्वा 2 से 3 यंग प्लांट्स को डैमेज पहुँचा सकता है। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ बातों को जाना किसके बारे में, तो तिल या सीसम लीफ पॉट बोरर के बारे में। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट इंसेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है ग्रीडल बीटल। कौन सा ग्रीडल बीटल, सोयाबीन ग्रीडल बीटल, मतलब सोयाबीन के ऊपर इसका अटैक देखा जाता है। तो इसे सोयाबीन स्टैम बोरर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। सोयाबीन ग्रीडल बीटल जो है इसका साइंटिफिक नेम है ओब्रियोप्सिस ब्रेविस, ठीक है, ओब्रियोप्सिस ब्रेविस इसका साइंटिफिक नेम है। वहीं इसका ऑर्डर देखें तो वो है कोलियोप्टेरा, और फैमिली जो है वो है सेरम्बाइसिडी, ठीक है, सेरम्बाइसिडी इसकी फैमिली है। वहीं अगर आप देखिए कोलियोप्टेरा है तो आप जानते हैं वैसे कि जो सबसे बड़ा ऑर्डर है कोलियोप्टेरा, है ना, तो इसके अंदर काफ़ी सारी फैमिलीज रखी जाती हैं। तो उसी का एक इंसेक्ट अब हम पढ़ रहे हैं वो है ग्रीडल बीटल। ओके, देखिए जो ग्रीडल बीटल है इसका नाम ग्रीडल बीटल क्यों रखा गया होगा, तो आप सोच सकते हैं। ग्रीडल्स आपको पता होंगे कि कोई स्टैम्प है अगर उसके अगर हम देखते हैं कि पर्टिकुलर खांच बना दी जाती है उसके अंदर, मतलब उसके साइड से बार्क वाला हिस्सा जो भी होता है उसको हटा दिया जाए, मतलब उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जहाँ तक होते हैं उसको पूरा हटा दिया जाए, तो बीच में से जो पोर्शन बचेगा और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम ग्रिडल कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीटल है या इस तरह का जो इंसेक्ट है वो कैसे अटैक करेगा, तो वो ग्रिडल बनाएगा उस स्टेम के अंदर और देन उसके बाद उसके अंदर डैमेज पहुँचाएगा, है ना। और देख लीजिए कोलियोप्टेरा है तो इसका मतलब इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, लाइफ स्टेजेस के अंदर 4 मेन स्टेजेस होंगे। ओके, और नेक्स्ट देखिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ सोयाबीन एंड ऑल्सो अटैक्स काउपी एंड लबलब। काउपी और लबलब पे भी इसका अटैक देखा जाता है, किसके साथ में, सोयाबीन के साथ में। फीमेल अडल्ट्स मेक 2 सर्कुलर रिंग्स ऑन स्टेम और ब्रांचेज एंड ले एग्स इन बिटवीन दीज रिंग्स। हम देखते हैं कि जो फीमेल होती है वो क्या करती है, इसके अंदर स्टैम्प्स के अंदर 2 कट्स लगाती हैं, है ना। मान लीजिए ये स्टैम्प है तो उसकी एक ऊपर और यहाँ नीचे 2 स्टैम्प के अंदर कट लग जाते हैं, तो उसके बाद उसके बीच के हिस्से को वो क्या कर लेती है, ख़त्म कर देती है, तो वहाँ पे उससे ग्रिडल बन जाता है ना। तो और वहाँ पे उसके बाद उसने वहाँ पे एग लेइंग होती है, तो एग्स इन बिटवीन दिस रिंग दैट इज जस्ट अबव द लोअर रिंग। लोअर रिंग जो होती है उसके जस्ट नीचे वहाँ पे वो एग लेइंग होती है। द ग्रब एंटर्स इनटू द स्टेम एंड फीड ऑन द इंटरनल कंटेंट। और जो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ जो ग्रब्स निकलेंगे वो क्या करेंगे, तो अंदर की जो भी स्टैम्प है वहाँ टनल बनाते हुए ऊपर और नीचे उसके अंदर डैमेज पहुँचाएंगे। एज अ रिजल्ट लीव ड्राइव ऑफ, इस तरह से स्टैम्प अंदर से खत्म हो चुका है। ध्यान दिया आपने कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम पे मेन इसने अटैक किया, तो इस वजह से क्या हुआ, जहाँ ग्रिडल बनी है उसके आगे हम देखते हैं प्लांट के अंदर सप्लाई नहीं हो पाता किसका, तो हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और हम कह सकते हैं अदर मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो सारे सप्लाई नहीं हो पाते क्योंकि जाइलम और फ्लोएम डिस्टर्ब हो चुका है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि आगे का जो प्लांट है उसके पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, तो लीव्स खत्म होने लगती हैं। और हम देखते हैं इन एडिशन द मेन स्टेम ऑफ प्लांट ड्राइज आउट एंड शोइंग विल्टिंग सिस्टम, और इस तरह से अल्टीमेटली प्लांट जो है वो सूख जाता है और विल्टिंग सिस्टम्स नजर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में वही जो मैंने बताया कि इंसेक्ट फीड्स ऑन जाइलम ऑफ द स्टेम। इन लेटर स्टेजेस द plant is cut at about 15 to 25 centimeter above the ground and broken stems are can be seen in the field। अब इस तरह से जहाँ ग्रिडल बन चुका है तो उससे क्या हो गया, वहाँ पे डैमेज हो गया, तो स्टेम कच्चा हो गया टूट चुका होता है ना। तो कई बार हम देखते हैं फील्ड के अंदर 25 या 15 to 25 सेंटीमीटर अब इस तरह से कट देखे जाते हैं और प्लांट इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं डैमेज प्लांट्स वो टूटे हुए नजर आते हैं, है ना। और देख लीजिए अ सिंगल लार्वा कैन डिस्ट्रॉय द होल प्लांट। एक सिंगल ये जो ग्रिडल बीटल का लार्वा है वो पूरे के पूरे प्लांट को डैमेज पहुंचा सकता है ना। समझ आ गया होगा आपको कैसे पहुंचा सकता है। ओके, तो चलिए अब लास्ट इंसेक्ट के बारे में और बात कर लेते हैं जो कि है ग्राउंडनट एफिड।
एफिड्स के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेल सक हम देखते हैं सैप सकिंग होते हैं, है ना, सेल के सैप को सक करते हैं। तो अब देखिए इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, वो है एपिस क्रैसीवोरा या एपिस क्रैसीवोर, है ना। तो अब इसका हमने बताया था कि एफिड्स जो हैं वो किसके अंदर रखे गए हैं, हेमिप्टेरन्स के अंदर रखे गए हैं, और फैमिली जो है वो याद हो गई होगी आपकी एफिड्स की, एफिडिडी, है ना। और इसका कॉमन नेम ध्यान रखेंगे आप, इसे हम काउपी एफिड भी कहते हैं और साथ में ब्लैक लेग्यूम एफिड भी कहते हैं। तो काउपी एफिड या ब्लैक लेग्यूम एफिड के नाम से भी आता है, तो आप समझ जाएंगे कि एफिस क्रैसीवोर के बारे में ही बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम होस्ट रेंजेस की बात करें कि ग्राउंडनट के अलावा और कहाँ इसका अटैक देखा जाता है, देखिए इनका अटैक बीन्स, सैफफ्लावर, लबलब, नाइजर, पीज एंड पल्सेस के अंदर इसका अटैक देखा जाता है, और वेरियस जो पल्सेस हैं वहाँ भी इसका अटैक देखा जाता है। हेमिप्टेरन्स हैं तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, लाइफ के अंदर 3 ही मेन स्टेजेस होंगी, वो एग, निम्फ एंड एडल्ट्स होंगी। और अगर हम बात करें इवन विदाउट फर्टिलाइजेशन द फीमेल्स में प्रोड्यूस 8 to 20 यंग वंस इन अ लाइफ स्पान ऑफ द 10 to 12 डेज। तो 10 से 12 दिन के अंदर लाइफ साइकिल के अंदर ही ये हम देखते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस से क्या कर सकते हैं 8 से 20 यंग वंस को हम देखते हैं प्रोड्यूस करती हैं। विल्टिंग ऑफ टेंडर शूट्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर, जब हॉट वेदर होता है तब जो इनके हम टेंडर शूट्स या स्टेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सूखने लगते हैं इनके अटैक की वजह से। स्टंटिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द फोलिएज एंड स्टेम, पौधा जो है बौना रह जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है किसके अंदर, मतलब उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और वहीं हम देखें दे सिक्रीट हनी ड्यू, है ना, ऑन विच सूटी मोल्ड फ्लो फॉर्मिंग अ ब्लैक कॉटिंग। और वही आप जानते हैं हेमिप्टेरा के अंदर हनी ड्यू सिक्रीट किया जाता है और उससे हम देखते हैं उसके ऊपर सूटी मोल्ड का अटैक होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ईल्ड लॉसेस देखे जाते हैं, है ना। और लास्ट बात ये भी लिखी है द एफिड इज ऑल्सो वेक्टर ऑफ पीनट स्ट्राइप वायरस, पीनट की जो डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ जिसको हम कह रहे हैं पीनट स्ट्राइप वायरस, और दूसरी डिजीज़ रोजेट डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट। तो रोजेट डिजीज ऑफ ग्राउंडनट का जो वेक्टर है वो कौन है, तो ये ग्राउंडनट या कह सकते हैं हम काउपी एफिड या ब्लैक लेग्यूम एफिड ही है, ठीक है। तो देखने में एकदम ब्लैक सा होता है इसलिए इसको ब्लैक लेग्यूम एफिड बोल रहे हैं, ओके। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और पिछले वीडियोस की तरह ही इस वीडियोस के अंदर मैंने इन सभी इंसेक्ट के कंट्रोल के बारे में बात नहीं करी, लेकिन अगर आप इनके कंट्रोल और मैनेजमेंट और इनके साथ साथ में लाइफ स्टेजेस की पर्टिकुलर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF अवेलेबल है आप उन्हें रीड कर सकते हैं और अच्छे से उन्हें याद कर सकते हैं। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियोज़ के अंदर इस टॉपिक से पहले पॉलीफेगस पेस्ट और साथ में राइस, मीज़, सॉर्घम और शुगर केन और पल्सेस, इनके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक अवेलेबल हैं उनसे देख सकते हैं। साथ में अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।